चलो अब गणित के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले ही मैंने इसके कुछ पार्टों को बना दिया, ठीक है। ये तीसरा पार्ट के माध्यम से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो संख्याएं ज्ञात करना है मतलब दो संख्या बोल रहे थे। एक संख्या हम क्या मान सकते हैं? एक्स, और दूसरी संख्या वाई। तो यहाँ पे देखो माना कि वे संख्या एक्स तथा वाई है। समझ में आ गया? दो संख्या मैंने मान लिया एक्स और वाई, और इन्हीं संख्या के मानों को ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या कहता है? तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है कह रहे हैं। तो दो संख्या मतलब कौन सी संख्या? एक्स और वाई, दोनों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में माइनस लगाना, एक्स माइनस वाई। अब अंतर के बाद क्या है? 14 का है, बराबर करके उसको लिखा जाता है 14। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसको हम नाम देते हैं पहला समीकरण। उसके बाद द्वितीय कंडीशन क्या कहते हैं? द्वितीय कंडीशन कहते हैं उनके वर्गों का अंतर 448 है। तो इसका मतलब क्या है? किनके वर्गों का अंतर? जो x और y जो है ना उसको वर्ग कर दो, तो x वर्ग और y का वर्ग हो गया। अब इनके वर्ग का अंतर करेंगे, ठीक है। तो अंतर क्या कैसे करेंगे? माइनस लगा देंगे दोनों के बीच में, तो x वर्ग माइनस y वर्ग, और इसका अंतर कितना है? 428 बराबर 448 लिख देंगे। ठीक है, ये भी दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया। अब आगे हमें हल करना है। तो हमें किसको हल करना है? इसी जो द्वितीय शर्त हेतु लिखे है ना, उसी को हमें हल करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पहला समीकरण है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 14 आ गया। इसी फॉर्म में हमें इसको भी लाना है, तभी हम क्या करेंगे? इसे आगे हल कर पाएंगे। अगर नहीं ला पाएंगे तो हम इसे हल नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? उसको फॉर्म को चेंज करने के लिए हमें द्वितीय जो शर्त है उसी को हमें पूरा करना होगा। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। क्या है? तो x माइनस वाई का मान कितना रखना है हमें? 14। ये आप याद रखना, क्योंकि आगे हम रखने वाले हैं। तो चलो आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सर्वसैनिक का टॉपिक है, मतलब आप आसानी से इसे लिख सकते हो इसे। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई का मान कितना रखने के लिए मैंने कहा था? 14 ना, तो उसके स्थान पे 14 रख देते हैं। देखो यहाँ पे 14 भी आ गया। अब क्या करेंगे? ये जो 14 है उसको इस बार पक्षांतर कर देंगे। मतलब पक्षांतर इसे नहीं कहते, इसे कहते हैं तिर्यक गुणा नियम। हमेशा दो नियम होते हैं, एक पक्षांतर एक तिर्यक गुणा। पक्षांतर हमेशा प्लस माइनस के साथ लगता है, और तिर्यक गुणा हमेशा गुणा और भाग के साथ लगता है। ठीक है, तो ये क्या है? गुणा के रूप में है या भाग के रूप में? ठीक है, गुणा के रूप में देखो एक्स प्लस वाई गुणित है 14 है, तो गुणा के रूप में इसके साथ। तो गुणा के रूप में इसलिए क्या होगा? ये आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 448/14। अब इसको भाग दे देंगे, उससे कितना बचेगा? 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों राशि क्या सेम सेम है, एक्स भी सेम सेम है, वाई भी सेम सेम है। ठीक है, दोनों मान जो है वो सेम सेम है। तो हमें हल करना क्या है? जोड़ना है। तो क्या होगा? प्लस और माइनस वाला बस कट जाएगा, तो काट दिया उसको। तो बचा क्या? 2x बचा, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 46 बचेगा। ये दो जो है वो तिर्यक गुणा के रूप में कहाँ पे आ जाएगा? 46 के नीचे में, जो 46/2 हो जाएगा। तो ये 2 से जब भाग देंगे 46 को, कितना बचेगा? 23 बचेगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया? 23 आ गया। अब समीकरण 2 में x बराबर 23 रखने पर, तो 23 को हम मान रख देते हैं, चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, मान दो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ समीकरण 2 में रखने के लिए, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 23 प्लस वाई बराबर 32। तो वाई का मान आ गया वाई जो 23 है उसको इस पर पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया। एक्स का मान कितना आ गया? 23, और वाई का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक, इस समझ में आया ये? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राम ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही सवजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगा? ठीक है, राम को धनराशि मिलना है, उसको हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं। और गणना क्या करना है? 6 माही गणना करना है ना। तो ये आप याद रखना, 6 माही का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पी का मान कितना दिया था? 40,000 रुपये दिया था। एन का मान 1 वर्ष, और आर का मान कितना है? 10%। अब हमें गणना कितना है? 6 माही। तो आपको पता होगा कि एक साल में कितने 6 माही आ सकते हैं भाई? एक साल मतलब 2 छमाही पर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो 1 से 6 एक 6 माही हो गया, और 7 से 12 दूसरी 6 माही हो गया। तो साल में वो हर 6 माही में पैसा पटाना है। ठीक है, हर 6 माही में उसको ब्याज मिलना है। तो फिर बताओ कि कितने 6 माही में उसके मतलब एक वर्ष में कितने बार मिलेगा उसको ब्याज? तो 2 बार मिलेगा ना, हर 6 माही में मिला है मतलब 2 बार। तो एक साल में उससे 2 बार ब्याज मिल सकता है। तो यही हो गया 2 छमाही। समझ में आया? अब आर के मान को कैसे निकालेंगे? आर का मान 10% है, और यहाँ पे 5% प्रति 6 माही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि साल में जो 2 6 माही ना, उससे 10 को अगर भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक 6 माही में बदल जाएगा। तो पहले 6 माही में कितना मिलेगा? 5%, और दूसरे 6 माही में फिर 5%। मतलब 6 माही की गणना करते हैं तो इसको 5% प्रति 6 माही ब्याज दर मिलता है। समझ में आ गया? इसे इस तरह से निकाला जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो सूत्र लगाएंगे, तो मैंने पहले ही बताया था, जब सावधि जमा खाता वाला जब मैं टॉपिक पढ़ाया था आवर्ती जमा खाता, तो उन दोनों के लिए जब भी सावधि जमा खाता का सूत्र होगा तो कौन सा सावधि जमा खाता का जब जिक्र होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, और आवर्ती जमा खाता का जिक्र होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये भी मैंने बताया था। और ये भी मैंने बताया था
कि अगर सावधि जमा खाता से प्रश्न आता है और आवर्ती जमा खाता से प्रश्न आता है तो आप कौन से प्रश्नों को बनाओगे, ये भी मैंने बताया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आवर्ती जमा खाता को बनाओगे। क्यों? क्योंकि आवर्ती जमा खाता के सोल्यूशन बहुत ही छोटा होता है, लेकिन सावधि जमा खाता के सोल्यूशन बहुत बड़ा होता है। अगर एन का मान 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, तो फिर कितने को आप काट सकते हो? नहीं काट सकते, उसका आंसर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी, ठीक है, जब भी प्रश्न आएगा तो अगर आवर्ती जमा खाता से प्रश्न नहीं आता है तो ही आप सावधि जमा खाता के प्रश्न बनाओगे। लेकिन अगर सावधि जमा खाता से प्रश्न आ रहे हैं और आवर्ती जमा खाता से, दोनों से आ रहे हैं, तो आप आवर्ती जमा खाता को बनाना, क्योंकि आवर्ती जमा खाता के प्रश्न बहुत ही ईजी बन जाते हैं। क्योंकि उसके सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसानी, छोटे छोटे हल होते हैं, उसको काटना भी बहुत आसान है, उसको बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा एन का मान बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे 5, 6, 7, तो आप नहीं काट सकते और गुणा भी बहुत सारा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और बाई चांस अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि फेस करने को मिलेगा तो आप ये प्रश्न में हमेशा अटक ही जाओगे, लास्ट पॉइंट में आप आंसर नहीं ला पाओगे। इसीलिए आप आवर्ती जमा खाता के प्रश्नों को देखना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे तो ए का मान कितना दिया है? पी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो ए है ना वो मिश्रधन है, यहाँ पे मिश्रधन का सूत्र लगेगा। यहाँ पे जब भी सावधि जमा खाता होता है तो यही सूत्र आपको लगाना है। तो ए बराबर पी, कोष्टक के अंदर 1 + r/100 और उसके बाद घात क्या है? n है। अब इसमें सभी मानों को रखते जाएंगे। पी का मान 40,000 है, आर का मान 5% है और एन का मान 2 है। मानों को रख दिया हमने। अब आगे हम हल करते हैं। तो देखिए 40,000, यहाँ पे पूरा 5 और 100 को काट दो, 5 एकम 5 बीसम और 20 एकम 20, 20 एक 21, 21/20 आ गया, घात 2 लग गया। अब इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, 2 बार लिख लो। देखो जो कट गया उसको कटा देते हैं। कटाने के बाद आया 44,100 रुपया है। तो अब आगे देखो, अतः परिवक्ता के पश्चात राम को कुल 44,100 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, ये भी बन गए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देख लेते हैं रचना को। ठीक है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 है। तो यहाँ पे देखो हल लिखा है रचना, तो ये पूरा पूरा प्रश्न लिख दिया है। उसके बाद रचना के कारण लिख ले, रचना के चरण लिख लेते हैं। तो रचना में हमें ये जो ऊपर में दिया है ना, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें एक चित्र बनाना है और रचना करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी ये चित्र तो दिया नहीं है फिलहाल, अब समझो कि ये एक आपको बनाना है इसी चित्र को। तो पहला स्टेप में आपको क्या बनाना है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रचना देखो, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक त्रिभुज बनाऊंगा ABC, जिसकी भुजाएं याद रखना, यहाँ पे क्या है ABBCCA लिखा हुआ है। तो इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर, मतलब सभी की भुजाएं 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी की भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, सभी की भुजाएं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने सबसे पहले क्या बनाया, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण किया। यही टॉपिक देखो ऊपर में लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं कि भुजाएं जो AB व AC, ठीक है, AB और AC लिखा हुआ है। अब AB AC के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो इसके लंब क्या है, देखो AB भुजा पे लंब हो गया यहाँ पे। ठीक है, AB भुजा में एक आपको लंब दिखाई दे रहा है और AC भुजा में भी लंब दिखाई दे। जब दोनों जो लंब है जहाँ पे टच होता है वहाँ पे एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, उस बिंदु का नाम हमने O रख दिया। ठीक है, तो O क्या हो गया, हमारा प्रतिच्छेद करती बिंदु बन गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में O से A को मिलाते हैं। तो वहाँ पे डेट करके देखो, यहाँ पे जो मिलाया गया है ना वो तीसरा पॉइंट में बनाया गया है। इसके बाद चौथा पॉइंट में क्या बनाना है आपको, चौथा पॉइंट में O को केंद्र मानकर, ठीक है, O और A को आप प्रकार रखना और प्रकार के माध्यम से O और A को, उसके बाद क्या करना, उस प्रकार को पूरे राउंडिंग घुमाना। तो क्या होगा, जो प्रकार के जो पॉइंट है ना वो बिंदु B पॉइंट को टच करेगा और C पॉइंट को भी टच करेगा। इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे चौथा पॉइंट में बताया है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अंतिम टॉपिक क्या है, अंतिम टॉपिक में ये जो चित्र है ये इसका निर्माण हो गया बोला। तो यहाँ पे देखो रचित वृत्त OA त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिवृत्त है। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ बना है कि कंप्लीट कर रहा है ये। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए कहा है। तो चलो देखते हैं, पहले कथन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल होता है, आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे कथन में बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उसके बाद दिया है क्या क्या टॉपिक लिखना। ठीक है, दिया है क्या क्या टॉपिक में क्या लिखना, त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 अंश है। देखो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें देखो बी जो कोण है, ठीक है, वहाँ पे कितने हैं 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये आपको 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये बता रहा है। अब रचना करते हैं, तो रचना करेंगे, DB लंब है AC के, तो देखो DB कहाँ पे है, यहाँ पे DB है, और AC रेखा देखो ये AC रेखा है, तो इसमें लंब कितना है, इसमें लंब जो है वो है DB, इसमें लंब है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा है, ठीक है, ये त्रिभुज के हिसाब से लिखा है, तो वही चीज़ है, ये जो सूत्र है वो भी जो अभी मैं बता रहा हूँ वही सूत्र है ये। तो यहाँ पे देखो AC क्या है, कर्ण है बोल रहा है, ठीक है, AC का वर्ग बराबर AB लंब है, ठीक है, और BC क्या है, आधार है मान लो, तो ये दोनों का हमने वर्ग कर दिया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो उत्पत्ति करना है हमें। अब उत्पत्ति में देखो ये पूरा का पूरा टॉपिक, इसको मैं अभी समझा तो नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, और इसे मैंने पहले ही समझा दिया है, तो अगर आपको इसको देखना है तो आप अध्याय वाले में जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। चलो इसको आप डायरेक्ट आंसर देख लो, ये रहा, ठीक है। अंतिम में क्या होगा, AC का वर्ग, वही चीज़ हम सिद्ध करके लाएंगे, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इस तरह से ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया।